तो आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ जाते हैं मिसाइल्स। यहाँ पर आपको डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गए, मिसाइल्स हो गई, ये सब देखने को मिलने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है KH-2022 मिसाइल। याद रखना ये रशिया की है। और ये सोवियत, जब रशिया USSR था, रशिया के टूटने से पहले, तब से ये मिसाइल थी। और अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूक्रेन में इसने यूज़ करी है ये। यूक्रेन जो वॉर चल रखी है अभी कंटिन्यूसली 2 साल से चली रखी है, और आजकल न्यूज़ में भी मिल रही है क्योंकि 2 साल हो गया उसको। तो अभी जो वो वॉर चली है तो उसके रिगार्डिंग ये भी मिसाइल भी न्यूज़ में आ गई है दोबारा से। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ जाएगा ना हमें समझने के लिए, वो ये मिसाइल सिस्टम है। इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जब हम 4-5 मिसाइलें और पढ़ेंगे तो हम इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे कि क्रूज से मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये होती क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना। शिवाती मैम, साथ साथ में नोट करते रहना इनको, क्योंकि वैसे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे अलग से भी, लेकिन नहीं, साथ में खुद भी रिकॉर्ड करोगे, खुद भी लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है, इवन लाइक ठीक है सर। आप सभी भी इसको याद मतलब लिख सकते हो साथ साथ में। तो ये याद रखना, KH-2022 ये मिसाइल है, ये किसकी है? रशिया की। अब उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। अब ये क्या होता है कि हर साल अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू भारत और पाकिस्तान ये जो है वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ उनकी लिस्ट को एक्सचेंज करते हैं। ये शुरुआत हुई थी 1988 में। 1988 में जो है वो देन उस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजियार भुट्टो, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने जो है वो ये साइन किया था। और ये ट्रीटी केम इनटू फोर्स आई थी 1991 में। इसमें कहा था कि हम जो है वो क्या करेंगे, बोथ नेशंस जो है वो अपने जितना भी वर्क वो न्यूक्लियर से रिलेटेड कर रहे हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़, वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। इस ताकि जो है वो एक पड़ोस से जो मतलब पीस बना रहे। ऐसा ना हो कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा या पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करता रहे, तो उससे कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है आम लोगों के लिए। कहीं ना कहीं रीजनल जो स्टेबिलिटी एंड पीस है वो इफेक्ट हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये हमने ट्रीटी साइन की थी। इसके बावजूद भी भारत ने 1999 में टेस्ट किया है, न्यूक्लियर टेस्ट। उस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या था? पोखरण 2 बोलते हैं ना उसको, पोखरण सेकंड। हाँ जी सर। ऑपरेशन का नाम क्या था? अभी पढ़ा है हमने रिसेंटली। ऑपरेशन शक्ति। ये याद रखना, ऑपरेशन शक्ति। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमने 1974 का जब हमने टेस्ट किया था तब हमने कहा था कि पोखरण 1 जब हमने किया था उसके लिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, और ऑपरेशन शक्ति जो है वो सेकंड के लिए। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत जो है वो न्यूक्लियर का सिद्धांत भारत का क्या है। एक तो वो कि हम कहते हैं कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर यूज़ करता है देन उसके बाद हम फिर जो है वो सेकेंड टाइम में न्यूक्लियर फॉलो करेंगे। इसके रिगार्डिंग बड़ी फेमस लाइन भी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि मैं एक शहर खोने के लिए तैयार हूँ, पर अगले दिन जो है वो पाकिस्तान नक्शे देश वर्ल्ड के उसमें नहीं होगा, मैप में नहीं होगा। और हमने साइन किया था। अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ये नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन NTP। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका जो मेन काम है प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर जो वेपन टेक्नोलॉजी है इसको। इसका मेन काम है कि अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना है तो पीसफुल मैनर में यूज़ करो उसको। आप जो वो मिसाइल्स वगैरह बनाने के लिए मत यूज़ करो। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं, जैसे इसराइल हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब कंटिन्यूसली बना रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है लाइक साउथ सूडान, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है NTPC को। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन तो किया है बट 2003 में इसने भी विड्रॉ कर दिया था। तो नॉर्थ कोरिया के पास भी अपना न्यूक्लियर वेपन है। और नॉर्थ कोरिया पता है यहाँ पर क्या धमकी देता है फिर?
अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए की बनती नहीं आपस में। नॉर्थ कोरिया आए दिन यूएसए को बोलता है कि मैं तुझे उड़ा दूंगा, मैं ये स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर यूएसए बोलता है कि कैसे उड़ा दोगे, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, मैं तो इतना दूर हूँ। तो वो इसे नहीं कहता कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कहता है मैं साउथ कोरिया और जापान को ख़त्म कर दूंगा, वो तो पड़ोस में है, उनको तो अटैक कर सकता है। इसलिए दोनों जो है वो आपस में चैलेंजिंग रहता है इनका रिलेशन। और यूएसए ने जो है वो अंडर जो है वो नाटो नाटो जब ट्रीटी साइन हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जापान ने जो है वो सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा नागासाकी के बाद यहाँ पर। तो जापान ने जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था नाटो के साथ कि जापान अपनी आर्मी नहीं रखेगा और जापान को प्रोटेक्ट करेगा कौन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में रह रही है। कितने मेंबर्स हैं नाटो में? इसमें कितने मेंबर्स हैं अभी तक टोटल? अभी रिसेंटली न्यूज़ में चला है ये, इसके रिगार्डिंग तो यूक्रेन वॉर भी है सारी की सारी। शिवाती मैम, शिवानी मैम कितने मेंबर्स हैं टोटल? शंकर सर, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है किसी को? सर अप्रोक्स 4 या 5 मेंबर हैं शायद, में भी 5 और 31। 31। ओके। 31 मेंबर्स हैं नाटो में। और अभी रिसेंटली कौन सा मेंबर बना है इसमें? फिनलैंड। पता नहीं सर अभी तो। हाँ जी सर। ये एक छोटी छोटी ना याद रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप कर जाते हैं एग्जाम में ना। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ना मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम लोग करंट पढ़ रहे हैं ना, आप न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ा करो। जब न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, क्योंकि जितना रिवाइज करते रहोगे ना उतना ही। अब नाटो में 35 मेंबर होते हैं, नाटो बना कब था ये क्लियर होना चाहिए। साथ में जो है वो आपका यूक्रेन क्यों डिमांड कर रहा है, अगर साथ साथ में याद करते रहोगे तो सही रहेगा। अगर स्पेशल करने लगोगे कभी याद नहीं होंगे, और वो याद भी नहीं होंगे और फिर पेपर में भी भूले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब सबसे पहले तो ये आता है अनमैन्ड, मतलब क्या होगा, किसको जो है वो आदमी नहीं चला रहा है, मतलब आदमी का इन द सेंस हो गया कि इसमें जो है वो ये एरियल व्हीकल है। एरियल व्हीकल सबसे पहले तो है एरियल व्हीकल, लेकिन इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो आदमी रिमोट के थ्रू करेगा। तो फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें हम दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये हमारा फर्स्ट अनमैन एरियल व्हीकल है, जो कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ने, जो नेवल स्टाफ जो है उन्होंने लॉन्च किया अभी। नो ह्यूमन पायलट, इसमें कोई भी ह्यूमन पायलट या पैसेंजर नहीं होगा, रिमोट कंट्रोल होगा पूरा का पूरा। और अनमैन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो भी हमें कोई ऑपरेशंस करने हैं तो हम इस व्हीकल को भेज सकते हैं, तो इससे क्या है कि खतरा नहीं होगा, दूर से भी इसको जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, आराम से कंट्रोल करके रखेंगे दूर से तो ज़्यादा फायदा होगा। देन उसके बाद है UGRAM, उर्गम भी इसको हम कह सकते हैं, उग्रम। हम देख सकते हैं कि यह है मिसाइल। KGF देखिए किसी ने, KGF, KGF 2। यस सर। यस सर। KGF 2 में वो जब वो वहाँ जाता नहीं अरब वाली कंट्री में वहाँ पे, और वहाँ पर वो मिसाइल वो लेता है पिस्टल, वो उसे लेता है कि ये कौन सी बंदूक है। हाँ, बड़ी अम्मा हो क्या बड़ी बोलते हैं अम्मा नाम नहीं, उसका। बड़ी अम्मा से पहले, बड़ी अम्मा तो बहुत पहले आती है, उसके बाद जब उसका सब कुछ वो खत लूट जाता है ना वहाँ पर, और वो जाता है दोबारा से वहाँ पर गेन करने के लिए। यस यस। तो वो जो गन थी ना वो ये है, मैंने बहुत ध्यान से देखी थी ये, इसलिए मैंने फोटो भी यहाँ पर इसके साथ में लगाई। ये फर्स्ट है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, याद रखना, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि DRDO ने बनाई है ये। तो आपको पूछ सकता है ये उग्रम क्या है, याद रखना उग्रम जो है वो राइफल है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड। आई थिंक कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, इसमें मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये US टेरिटरी इन द वेस्टर्न पैसिफिक, सबसे पहले तो याद रखना ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में हुई है। सी ड्रैगन 24, इसको होस्ट किया है USA ने, और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और USA। सी ड्रैगन
और हमारी तरफ से यहाँ से P-81 एयरक्राफ्ट गया है। ये क्रू जो हमारे यहाँ से गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद आती है नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज खंजर। अब याद रखना ये यहीं से क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज खंजर। खंजर का के कजाकिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज। अब ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। अब देखो हिमाचल प्रदेश में कोई एयर एक्सरसाइज हो सकती है? पॉसिबिलिटी है कि हिमाचल में एयर एक्सरसाइज हो कोई? एयर छोड़ो, नेवी के बताओ, नेवल एक्सरसाइज कोई हिमाचल में हो सकती है? हो सकती सर। नहीं सर। क्यों नहीं हो सकती? कहाँ होगी क्योंकि सर? हमारे पास समुद्र नहीं है और शिप हम ला नहीं सकते हिमाचल में। अब सतलुज में तो चलाएंगे नहीं शिप को। तो यहाँ पर खंजर एक्सरसाइज हुई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बकलो में। बकलो कहाँ पर है ये? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है भारत में, याद रखना। और इसका पहला एडिशन वो हुआ था नाहन में 2011 में। इंडिया कजाकिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज, ये नोट कर लो, खंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंजर एक्सरसाइज कजाकिस्तान, और इसका जो एडिशन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। देन उसके बाद है ईरान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। देखो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट को सपोर्ट, टेररिस्ट, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वहाँ पर टेररिज्म है, वहाँ टेररिस्ट है। अब दो तरह से टेररिस्ट है। देखो अगर मान लो ये इंडिया, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान, और इधर ईरान। अब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है ये परेशान कर रहे हैं पाकिस्तान को। एक तो ये इंडिया वाली साइड में भी अटैक करते हैं, दूसरा इधर भी ईरान पे भी। तो इससे क्या है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी उतने कन्फ्लिक्ट चले हैं जितना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान और ईरान के साथ जो कन्फ्लिक्ट है उसके अराउंड यहाँ जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पर जो है वो आपको जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट ग्रुप है, ईरान ने वहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक किया इधर वाली साइड पे। मतलब जो टेररिज्म ग्रुप जो है वो बलूचिस्तान वाले रीजन में उस पर अटैक किया। तो इससे इन दोनों के बीच में भी जो है वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जहाँ पर आपका खाइबर पास आता है। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना ही सिर्फ याद रखना है, उसके बाद ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद आता है एक्सरसाइज साइक्लोन सेकंड। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि साइक्लोन सेकंड ये किसके बीच में है। तो ध्यान रखना ये है इंडिया इजिप्ट की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन। ये न्यूज़ में जो है वो बहुत टाइम बाद आई है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया और इजिप्ट। और इजिप्ट और इंडिया के रिलेशन भी कुछ आजकल ज़्यादा अच्छे चले हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइक्लोन सेकंड इंडिया इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हुई है, ये याद रखना। और इंडियन आर्मी के 25 लोग जो है वो अभी कहाँ, 25 पर्सनल जो है वो इजिप्ट पहुंचे थे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था, देखो 2023 में पहला एडिशन हुआ था इसका, देन उसके बाद अभी 24 में आ गया। तो जो फर्स्ट एडिशन था वो जोधपुर में हो रखा है। तो उस टाइम नहीं पूछा था इस एक्सरसाइज को, लेकिन अब अलाइड हो गया, इसमें पूछ सकते हैं इसको। तो ये एक्सरसाइज याद रखना। इससे पहले हम खंजर कवर कर चुके हैं, सी ड्रैगन हमने कवर कर दी, और अब ये हो गया साइक्लोन सेकंड, इंडिया इजिप्ट। देन उसके बाद आता है एक्सरसाइज अयूथा। अब देखो था थाईलैंड, इंडिया थाईलैंड के बीच में, और ये रॉयल नेवल एक्सरसाइज है, थाईलैंड के साथ है, और ऊपर से क्या है, नेवल। तो देखो जनवरी मंथ के जितने भी आपकी नेवल एक्सरसाइज है ना, थोड़ी डिटेल्स के साथ एक साथ मेंशन है। जब डिटेल के साथ पढ़ते हैं ना थोड़ा, तो हमेशा याद भी रहती है चीज़ें। तो हमारी मैगजीन का प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो है वो यहाँ पर डिटेल में भी मिलेगा, थोड़ा कंसेप्ट साथ में, प्लस कंसेप्ट भी मिल रहा है,
और कुछ भी न्यूज़पेपर से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, जितना न्यूज़ में है उतना ही करंट इसमें मेंशन्ड है। देन उसके बाद आ गया एक्सरसाइज साडा, SADA, तनशीक, तनसीक, ठीक है। ये किसके बीच में हो रखी है? इंडिया और सऊदी अरेबिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से याद रखना SADA, फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो साडा तनशीक जो है वो किसके बीच में आ रही है? आपका इंडिया और सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया भी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। क्यों है न्यूज़ में अभी सऊदी अरेबिया न्यूज़ में? कौन बताएगा? अभी मोदी जी विजिट उन्होंने वो किया कि विजिट करेंगे, क्योंकि कुछ वहाँ पे जितने वो थे हमारे प्रिजनर थे वहाँ उनके पास, तो उन्होंने छोड़ दिए अभी। वो तो कतर है, सॉरी सॉरी, कतर है वो। ऐसा नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ, वो टेम्पल कौन सी कंट्री में बनाया है अभी? UAE या सऊदी अरेबिया? यूएई है सर वो। अबू धाबी में ना? हाँ जी। और सऊदी अरेबिया इसलिए न्यूज़ में है कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है कि सऊदी अरेबिया ने ना ऑब्जर्वर स्टेटस, ऑब्जर्व एज अ ऑब्जर्विंग कंट्री जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। SCO। 2001 में बनी थी ये। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया इसका मेंबर कब बना है? कौन कौन एक्टिव है अभी क्लास में? एक तो मुझे यही नहीं पता कि क्लास में है कौन। जब स्क्रीन ऑन कर देते हैं ना तो क्लास का पता ही नहीं चलता। अच्छा अंकिता जी है क्लास में, ज्योति मैम है क्लास में, और शिवानी शर्मा जी है, शिवाती मैम भी है। बताओ कब किया था इसको ज्वाइन इंडिया ने? 2006 की 5 ऐसा था कुछ एग्जैक्ट। 2006 की 5। 2017 में ज्वाइन किया था इंडिया ने। रशिया ने इंडिया की एंट्री करवाई तो चाइना ने पाकिस्तान की एंट्री करवाई। और अभी रिसेंट मेंबर कौन बना है 2022 में? जिसने इसका नाम बता दिया ना उसको जनवरी महीने की मैगजीन मिल जाएगी। टाइम समाप्त हुआ। ईरान। तो नोट डाउन कर लो ये शिवाती मैम, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था 2001 में। तो इसको बनाया था रशिया, चाइना ने और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने। उसके बाद 2017 में भारत ने इसको ज्वाइन किया था और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था, दोनों ने। देन उसके बाद 2022 में जो है वो ईरान मेंबर बन गया इसका। और उसके बाद अभी सऊदी अरेबिया भी जो है उसमें थोड़े टाइम में एंट्री करने वाला है। एक्सरसाइज साडा तनशीक, इंडिया और सऊदी अरेबिया। देन उसके बाद ये कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो एक साथ में आपको लिस्ट में मिलेगी विद ऑपरेशन के साथ। या तो कोई ऑपरेशन है या फिर कोई एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आते हैं ऑपरेशन सर्वा शक्ति। ऑपरेशन सर्वा शक्ति काउंटर पाकिस्तान अटेम्प्ट टू इंक्रीज टेररिज्म एक्टिविटी इन इंडियन टेरिटरी। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो ये पाकिस्तान की जो अटेम्प्ट कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उसके रिगार्डिंग ये जो है वो ऑपरेशन चलाया गया है। इससे पहले जो ऑपरेशन चलता था वो था आपका ऑपरेशन स्परवंश, सर पिवंश, PVINASH, ठीक है, याद रखना ये। जिसमें जो है वो टेररिज्म को जो है वो हमें बाहर निकालना है। टेररिस्ट को जो है वो आपका जम्मू कश्मीर वाली वैली है वहाँ से बाहर निकालना है। देन इसके बाद एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट जो है वो हमारी उज्बेकिस्तान के साथ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं UAE के साथ, ठीक है। इसमें डेजर्ट नाइट जो है वो कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद फ्रेंच एयरफोर्स और साथ में UAE एयरफोर्स। ये तीन आ गई अब इसमें, फ्रांस, UAE
और भारत, इंडिया। डेजर्ट नाइट में 3 कंट्रीज हो गए, इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस एयरफोर्स और उसके बाद हो गया आपका यूएई की एयरफोर्स, ये 3। उसके बाद नाटो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज, ये नाटो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है, जो कि हर साल, आई थिंक शायद हर साल ये एक्सरसाइज होती है, जिसमें नाटो के ट्रूप्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। साइक्लोन का हमारा क्लियर हो चुका है, साइक्लोन ज्वाइंट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक एक्सरसाइज का नाम बताया था भारत में, हिमाचल प्रदेश में जो एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, जल्दी बताओ मुझे। अभी अभी पढ़ा हमने एक्सरसाइज, क्या नाम है उस एक्सरसाइज का जो भारत में हुई है, भारत के हिमाचल प्रदेश में हुई है, और किसके साथ हुई वो एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी, इतनी देर नहीं करनी रिप्लाई करने में। शिवानी शर्मा जी। सर क्या पूछा आपने? हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया बकलो में एक एक्सरसाइज हुई है, एचपी में हाँ जी, बकलो में अभी, वो कौन सी है। हाँ जी। बकलो में किर्गिस्तान के साथ हुई थी सर, हाँ, ऑपरेशन गरुड़ शक्ति। ऑपरेशन गरुड़ शक्ति। खंजर खंजर। खंजर सर, ना वो खंजर 2011 में एक्सेस। पहला वो हुआ था खंजर फर्स्ट। 2000 हाँ नहीं, जी, खंजर, ठीक है, याद रखना, ये खंजर एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में मिलिट्री एक्सरसाइज है, भूलनी नहीं चाहिए। अभी सारी याद करके रखो, मैं दोबारा पूछने वाला हूँ अभी जल्दी से बीच में ही, तो बीट अटेंटेटिव, ऐसा नहीं रहना कि सुन रहे हैं, पूछने वाला भी हूँ साथ में, क्योंकि ये अगर एक्सरसाइजेस साथ साथ में याद कर ली तो कर ली, अदरवाइज नहीं होती फिर। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो है ये सेक्शन भी यहीं पर ख़त्म होता है एक्सरसाइजेज वाला। पूछ लेते हैं एक बार, मुझे बताओ कि जो आपका साइक्लोन सेकंड है वो किस किस के बीच में हुई हुई है, एक्सरसाइज साइक्लोन सेकंड। इजिप्ट। इजिप्ट और इंडिया। इजिप्ट और इंडिया, अच्छा। अजय वॉरियर किसके बीच में होती है। अजय, अजय इंडिया वॉरियर। एंड यूके। हाँ जी। यूके, यूके, इंडिया इंडिया एंड यूके। यूके के बीच में, ये याद रखना, अजय वॉरियर इंडिया यूके के बीच में होती है, और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो न्यूज़ में रहती है, हर महीने न्यूज़ में आ जाती है, पढ़ने के लिए हमें मुश्किल क्रिएट कर देती है। देन उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए, तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है बबल बेबी सिंड्रोम। अभी ब्लू बेबी सिंड्रोम तो सब ने ही पढ़ा होगा, लेकिन ये है बबल बेबी सिंड्रोम। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है ये, इम्यून सिस्टम के साथ चलती है, लेकिन बहुत रेयर और जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक का मतलब हो गया कि जो हमें हमारे फैमिली दर फैमिली चलती रहती है, बहुत रेयर होता है ये, इम्यून सिस्टम के साथ लिंक करता है, लेकिन जिसको होता है लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो नॉर्मली जो कंडीशंस देखी जाती है, वो बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादा इसमें जानने की या पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। जनरली इसका ट्रीटमेंट अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टर्म्स है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे उतने काम की नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें समझना है कि इसका ट्रीटमेंट, तो कॉमन ट्रीटमेंट तो इसका ये है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है, कि जो सेल को इफेक्ट कर रहा है उसको ट्रांसप्लांट ही कर दो। जैसा इसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉमन जो है वो इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट आता है, ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए ये। देन उसके बाद जो अदर है वो है आपका एसिड रेन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये दो नाम याद रखने हैं आपने। ईरान अभी चैलेंज में आ रहा है, वो आ रहा है एसिड रेन। रेन का मतलब क्या है कि जो बारिश ना ज़्यादा एसिडिक हो रही है, जो बारिश हो रही है वो उसका जो नेचर है वो एसिडिक हो गया है, उसमें जो एसिड की मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। इसमें भी दो एसिड होते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये दोनों पूछे जाते हैं।
डायरेक्ट पेपर में आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? तो ये दो नाम याद रख लेना, बस यहाँ से यही याद करना है। जनरल साइंस का भी साथ में हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के नाम याद रख लेना, डायरेक्ट आता है पेपर में। और पीएच वैल्यू अगर हम बात करें तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से इधर जो होगा जैसे कि 6, 5, 4 ये एसिडिक होता है, और 7 से नीचे जो होता है वो बेस होते हैं। और जो टिपिकल एसिड होगा जितना 1, 2, 3 के पास होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जो आपका ये है एसिड रेन है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4.2 से 4.4 तक के बीच में। एसिड रेन के चैलेंजेस मेंस के लिए आप लिख सकते हो। तो देखो मेंस के लिए भी कंटेंट थोड़ा साथ में ऐड किया गया यहाँ पे, जिसमें आप लिख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ग्लोबल कंसर्न होते हैं और कोरेसिव इन नेचर है। काफ़ी सारे जो है वो हम देखते हैं एसिड रेन से जो है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है इन लॉन्ग रन। देन उसके बाद आती है वैक्सीन। ये एक नई वैक्सीन है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। पहली वैक्सीन जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है वो है हेपेटाइटिस ए के लिए, जिसका नाम है हैवी श्योर। हैवी श्योर। तो आपको ये पूछ सकता है कि ये है क्या, तो याद रखना ये वैक्सीन है किससे रिलेट कर रही है, हेपेटाइटिस ए से। तो ये याद रखना है यहाँ से हेपेटाइटिस ए से। इस वैक्सीन की 2 डोजें होंगी, जिसमें फर्स्ट डोज जो है वो आपको एट द एज ऑफ अबव 12 मंथ की एज के ऊपर दी जाएगी। देन उसके बाद सेकंड जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट डोज, यानी कि 12 महीने की एज 12 मंथ यानी कि 1 साल का हो जाना चाहिए बच्चा, तब तक के लिए वैक्सीन देंगे। देन उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी वैक्सीन दी जाएगी हेपेटाइटिस ए के लिए। यहाँ से जो एग्ज़ाम में आ सकता है, देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो हेपेटाइटिस ए से पूछेगा नहीं, वो पूछेगा हेपेटाइटिस सी से। क्या हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है या नहीं है? तो याद रखना इसकी वैक्सीन नहीं है, अभी तक नहीं बनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंसेज inaugurated the Young Scientist Conference at the International Science Festival। कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद इन हरियाणा। तो ये पूछ सकता है ये समिट कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में। कहाँ पर? वो भी फरीदाबाद में। और जनवरी 2024 का करंट है, अगले साल 2024 तक ये काम आने वाला है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो थीम थी 2023 के इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। अब यहाँ से ध्यान रखना, अमृतकाल की अगर हम बात, कहीं पर भी अमृतकाल आता है ना, तो वो थीम उसकी हो सकती है, क्योंकि अभी हमारी जितनी भी फेज़ है वो सारी, जितना भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो सारे के सारे अमृतकाल के अराउंड ही चले हैं। तो हम इसको अमृतकाल की फेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। देन उसके बाद आता है डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस की बात की जा रही है यहाँ पे। डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी रेफर्स टू अ सिस्टम, एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम दैट अनेबल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आया जा रहा है। अभी तक तो यही है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पर हम वायर लेकर लगाएंगे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हम वायरलेस भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। टू चार्ज वाइल ऑन द मूव बाय यूजिंग अ बेस पैड्स एम्बेडेड ऑन द अंडर द सरफेस ऑफ रोड। मतलब रोड पे खड़े होकर ही जो है वो आप चार्ज भी कर सकते हो। जैसे इंस्टेंट हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो उस केस के लिए ये जो है वो अप्लाई की जा रही है कि फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आप चार्ज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंट्री जो है वो कैमरून ये 2-3 बार न्यूज़ में आ गई है। कैमरून 2-3 बार न्यूज़ में आ चुकी है।
पहले ही तो ये इसीलिए न्यूज़ में है कि इट लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। ये 100% क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर चिल्ड्रन। इवन लाइक इंडिया ने भी नहीं किया, कैमरून ने किया है। तो ये याद रखना, इसमें उनका टारगेट है कि कम से कम 6 मिलियन जो है वो आपको चिल्ड्रन है उनको जो है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है मलेरिया वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। ग्लोबल इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें मलेरिया को टैकल करने की, तो सबसे पहले तो E2025 इनिशिएटिव लिया है जिसमें आइडेंटिफाई किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज़ को टू इराडिकेट मलेरिया बाय 2025। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए, सबसे पहला इनिशिएटिव। देन उसके बाद वर्ल्ड आपका ये जो है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही 2016 से 2030 के बीच में ये टारगेट सेट किया है कि हम पहले 40% करेंगे 2020 तक, देन उसके बाद 75% करेंगे, देन 90% करेंगे, और फाइनली बेस लाइन फॉलो करके 2030 तक जो है वो हम इसको पूरा 90% एलिमिनेट कर देंगे। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने मलेरिया फ्री का टारगेट रखा है 2027। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने कब का साइट किया है 2027 का। अब मुझे बताओ टीबी मुक्त भारत का टारगेट कब का है इंडिया का? 27। क्या बात है, कितना कॉन्फिडेंट, कितने श्योर हो? सिकल सेल अनीमिया, इसका टारगेट कब का है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। शिवाती मैम मैं तो पढ़ा चुका हूँ ये पहले भी। टीबी मुक्त भारत कब का टारगेट है? टीबी मुक्त सर 2025 का है। 2025 का टीबी मुक्त भारत। और हाँ जी। टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ये छोटे छोटे एग्जाम्स में ना टीबी डे भी पूछ जाते हैं, 24 मार्च। अच्छा, और एक बात, सिकल सेल एनीमिया का टारगेट हमने रखा है 2027 का। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है कि हमारा जो नेट जीरो एलिमिनेशन का टारगेट है, नेट जीरो एलिमिनेशन, नेट जीरो हमने कहा है वो कब के लिए कहा है? 2070। 2070। तो ये कुछ एक कंसेप्ट है जो हमेशा याद में रखने हैं, ठीक है। तो अभी एक और आ गया, मलेरिया फ्री कब बोल रहे हैं हम? मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे हम 2027 तक। देन उसके बाद हेपेटाइटिस ए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेपेटाइटिस ए क्या है? जनरली क्या है, ये जो बीमारी है ये लीवर के साथ लिंक कर रही है। हेपेटाइटिस ए वायरस है जिससे ये बीमारी लगती है और ये लीवर को इफेक्ट करती है। अभी इसके रिगार्डिंग वैक्सीन बन गई। ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है अनइन्फेक्टेड यानी कि अनवैक्सीनेटेड था, इन जो आपका पर्सनस है, फूड या वाटर, इन सब से जो है वो स्प्रेड हो जाता है दूसरे पर्सन में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में है ज़्यादा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में इफेक्ट करता है। देन उसके बाद जो वायरल हेपेटाइटिस है जिसमें कॉमन आता है वह पे है जो है कि ABCDE, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हेपेटाइटिस BCDE स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, जो कि ब्लड से भी जो है वो एक दूसरे के स्प्रेड होते हैं, जिसमें ये याद रखना हेपेटाइटिस सी की जो है वो वैक्सीन नहीं बनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एक बार पेपर में, इसलिए मैं आपको बार बार इस पर बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं था, अभी वैक्सीन बना दी गई है। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और आ जाती है कंट्री, वो है आपकी छोटी सी कंट्री है एक ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड कैबो वर्डे, ठीक है, या इसको कहते हैं केप वर्डे भी इसको हम कहते हैं, इसको मलेरिया फ्री।
तो ये पूछ सकता है मलेरिया फ्री। कैबो वर्डे बिकम द थर्ड कंट्री टू अक्वायर द स्टेटस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, मतलब बाय द टैग मिला है इसको मलेरिया फ्री का। दिस कंट्री रिसीव द मलेरिया फ्री टैग, थर्ड कंट्री बन चुकी है। और ज्वाइन किया है मॉरिशियस को और अल्जीरिया। मॉरिशियस को डिक्लेयर किया था 1973 में और अल्जीरिया को डिक्लेयर किया है 2019 में, और देन अभी 2024 में डिक्लेयर किया है कैबो वर्डे को। इससे पहले कैमरून भी काफ़ी काम इसके ऊपर कर रहा है, और अभी ये जो है वो कैबो वर्डे को जो है वो डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री। तो 3 कंट्रीज हो गई, ये याद रखना। और इंडिया कब बनेगा? 2027 में, अगर बन गया किस्मत से तो। इंडिया भी काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है इसके ऊपर। और मलेरिया की अगर हम बात करें तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ठीक है, कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। ये याद रखना, इसके थ्रू स्प्रेड होता है ये। कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत कॉमन होता है ये। और मोस्ट वल्नरेबल जो होते हैं वो 5 साल से एज के कम बच्चे जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको वल्नरेबल जो है वो इस डिजीज़ को लेकर है। फीवर, स्वेटिंग, सर दर्द होना, तीखा सर दर्द होना, मसल एच, ये कॉमन सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट है भाई, डरने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। देन उसके बाद आता है आई स्टेम को करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें सबसे पहले तो यही याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट की, दैट इज़ योर समावेशा प्रोजेक्ट। ये एक इनिशिएटिव है बाय द साइंटिफिक, मतलब जो साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं उनका, जिसमें उनका टारगेट है एक कंसेप्ट डेवलप करने का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 नेशन 1 पोर्टल। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें ये टारगेट किया है 1 नेशन 1 पोर्टल को, जिसमें साइंटिफिक कम्युनिटी नेशन वाइड जो है वो कनेक्ट होगी रिसर्च वर्क के साथ। मतलब मान लीजिए मैं साइंटिस्ट हूँ, ज्योति मैम साइंटिस्ट है, शिवानी मैम साइंटिस्ट है, इवन लाइक आप सभी, अंकिता मैम, शंकर सर। तो हमारा ये टारगेट, हम इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे और डिफरेंट देश के कोने से हैं, अलग अलग कोनों से हैं, तो कनेक्ट हो रहे हैं एक पोर्टल के अंदर। तो उससे क्या है कि मेरा रिसर्च वर्क, अगर आप सभी का रिसर्च वर्क यहाँ पर अपलोड होगा तो उससे जो है वो मोर नॉलेज जो है वो मिलेगी और मोर आइडियाज़ जो है वो शेयर होंगे। तो ये इसलिए जो है वो आई स्टेम यहाँ से लिंक कर रहा है। ये वाली डिजीज़ तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डिजीज़ और भी थी जिसमें जो वो खुद की इम्यूनिटी को ही किल कर रही है, जो समंथा रुथ प्रभु को हो रखी थी, तो वो डिजीज़ भी अभी हम आगे देखेंगे। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी न्यूज़ में भी थी, 1 जनवरी को लॉन्च किया ये एक्स-रे पोलर मीटर सैटेलाइट, एक्सपोसैट। ये न्यूज़ में पूछी जाने वाली है, एक्सपोसैट किससे लिंक करती है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सपोसैट रिलेटेड टू विच फील्ड? तो याद रखना ये इसरो ने लॉन्च की है, फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है ये एक्सपोसैट, टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड कॉस्मिक सोर्सेज लाइक ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। मतलब इसरो का मिशन स्टडी करने के लिए जा रहा है किसको? कॉस्मिक सोर्सेज को, ब्लैक होल मतलब जहाँ पर जो आपकी ओजोन की जो मैग्नेट स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो गई और ब्लैक होल्स बन गए। एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्लैक होल्स जो आपका हमारे जो है कि सोलर सिस्टम में या फिर जो हमारे ब्रह्मांड में हम देखते हैं, उस तरह जो होल्स बन रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो एक्सपोसैट ही पूछ सकता है कि ये मिशन किसका है। याद रखना, इट इज़ मिशन बाय द इसरो। और इसरो कब बना था, कौन से ईयर में इसरो एस्टेब्लिश्ड हुआ था? जल्दी बताओ, इसरो कब बना? 1960
1969 सर। 1969। और इसरो का अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है, ये इतनी करमन लाइन इन न्यूज़, ये बहुत हाई लेवल पर है, इतना करने की जरूरत नहीं है इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट है इनसेट 3DS सैटेलाइट। इनसेट का मतलब क्या हो गया? इनसेट 3DS सैटेलाइट, तो ये एनहांस्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, और ये किसने कहाँ से लॉन्च हुई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो ने इसको लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू इसरो द सैटेलाइट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, और GSLV की तैयारी हो रही है, GSLV F-14 की। इसरो के मिशन बहुत सारे हैं, इतने सारे हमें याद नहीं रखने, हमें मेन याद रखने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट था एक्सपोसैट, देश का इस वर्ष का पहला लॉन्च था ये, तो इसलिए ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। कोची लक्षद्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइम मिनिस्टर जी गए थे ना लक्षद्वीप, मुझे लक्षद्वीप के रिगार्डिंग ना कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताओ। लक्षद्वीप क्यों इतना फेमस है? एक तो मैंने ही बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लक्षद्वीप गए थे, कोई और बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। लक्षद्वीप जो है वो एक कोरल आइलैंड है, ठीक है, पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली यहाँ पे विजिट किया और उन्होंने ये बात रखी है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कारावती इनॉग्रेटेड कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर, मतलब जो आपका अरेबियन सी है उसके अंडर से हम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को लेकर जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर समझते हो ना क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होगा कि सिलेंड्रिकल जो है वो मोनो कंडक्टिंग वेव गाइड्स, मतलब आप पानी के अंदर से जो है वो तारे बिछाओगे अब, दैट ट्रांसमिट लाइट along its axis through the process of total internal reflection। फाइबर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले तो यही याद रखना कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा का है। और रिसेंटली इसने क्या है कि स्पैरल गैलेक्सी है, देखो ये इमेज जो है वो कैप्चर की है किसने? इसने आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये कैप्चर की है, ये इमेज स्पैरल गैलेक्सी की। यहाँ तक काफ़ी है।